बीपीएससी हिडन फैक्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं 14 मई का करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस डिटेल्ड करंट अफेयर्स विश्लेषण में आगे बढ़ते हैं। आज हमारा पूरा फोकस होगा इन सभी क्रूशियल अपडेट्स को एग्जाम सिलेबस के साथ गहराई से मैप करना। हम हर एक टॉपिक को पूरे डिटेल में कवर करेंगे ताकि प्रिपरेशन में कोई भी पॉइंट मिस ना हो। स्क्रीन पर दिए गए इस पीडीएफ के स्क्रीनशॉट में हम आज का स्ट्रक्चर्ड एजेंडा देख सकते हैं। शुरुआत होगी गवर्नेंस और टेक से, जहां हमारा जस्टिस सिस्टम डिजिटल हो रहा है। फिर एग्रीकल्चर और हेल्थ का इंटीग्रेशन देखेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी, रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट से जुड़े ज़रूरी मुद्दे डिस्कस करेंगे। और अंत में एक एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन भी होगा ताकि जो पढ़ा है उसका अच्छे से रिविजन हो जाए। तो हमारी आज की जर्नी शुरू होती है गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से, जहां भारत का न्यायिक प्रशासन एक नए और एडवांस डिजिटल दौर में कदम रख रहा है। जैसा कि आप इस पीडीएफ स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक नया और बेहद महत्वपूर्ण सुसहायक एआई चैटबॉट अब सामने आया है। इसे नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी के सहयोग से डेवलप किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दरअसल लीगल फाइलिंग्स, कोर्ट सर्विसेज और केस से जुड़े सवालों पर ये आम नागरिकों और वकीलों का मार्गदर्शन करेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डायरेक्ट रूप से हमारे संविधान के आर्टिकल 39A के अनुरूप है, जो सभी के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है। ई गवर्नेंस की दिशा में ये सच में एक बहुत बड़ा कदम है। अब जो सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आता है वो है वन केस वन डेटा इनिशिएटिव। इस पहल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तालुका कोर्ट तक के सभी रिकॉर्ड्स को एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर दिया गया है। हर एक केस को एक यूनिक डिजिटल आईडी दी जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब कोई केस एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर होता है तो सारे रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिक तरीके से अपडेट और इंटीग्रेट हो जाएंगे। इससे जो मैनुअल वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा समय लगता था वो बचेगा और न्यायिक प्रक्रिया में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के इन शानदार रिफॉर्म्स को समझने के बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर्स आपस में मिलकर एक सस्टेनेबल फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ का स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर है। अगर हम नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी एनएमएसए के मुख्य घटकों पर गौर करें तो पाएंगे कि सरकार ने 2025-26 से 2029 के बीच माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का एक विशाल लक्ष्य रखा है। एनएमएसए मूल रूप से 2014-15 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत शुरू किया गया था और 2022-23 से इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल कर लिया गया। इसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो माइक्रो इरिगेशन पर फोकस करता है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग नेटवर्क। ये सभी घटक मिलकर जलवायु अनुकूल कृषि को काफी मजबूत बनाते हैं। कृषि और स्वास्थ्य का एक अनूठा संगम हमें सेहत मिशन के रूप में देखने को मिल रहा है। सेहत का पूरा नाम है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक बहुत ही यूनिक कोलैबोरेशन है जहां इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR दोनों साथ आए हैं। इसका विजन है स्वस्थ भोजन, स्वस्थ कृषि और स्वस्थ भारत। ICAR इसमें बायोफोर्टिफाइड और पोषक तत्वों से भरपूर फसलों का विकास करेगा, जबकि ICMR इन फसलों के माध्यम से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज यानी गैर संक्रामक रोगों को कम करने पर काम करेगा। साथ ही ये मिशन कृषि श्रमिकों के ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिस्क्स को भी एड्रेस करेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एक और बड़ा अपडेट है। नेशनल जूट बोर्ड ने जूट क्रॉप इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी JCIS के इम्प्लीमेंटेशन को अब तेज कर दिया है। इसे इसरो और जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है। इस सिस्टम में फील्ड लेवल मॉनिटरिंग के लिए भुवन जंप मोबाइल ऐप का इस्तेमाल होता है। साथ ही पटसन नाम का एक वेब बेस्ड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म भी है जो सैटेलाइट इमेजरी और वेदर डेटा को इंटीग्रेट करके फसल की निगरानी करता है। जाहिर है इससे फसल बीमा और डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। एग्रीकल्चर के बाद अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं ज्योग्राफी और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ। यहाँ हम एक अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक लोकेशन और एक महत्वपूर्ण खनिज के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के चलते हाल ही में लवान आइलैंड काफी चर्चा में रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थिति तनावपूर्ण होने पर ईरान के इस आइलैंड पर स्थित रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। ये आइलैंड पर्शियन गल्फ में स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत क्रूशियल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के पास स्थित है। इतिहास देखें तो ये आइलैंड पहले अपने मोती निकालने के व्यापार के कारण हिडन पर्ल आइलैंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के समय में ये ईरान के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल्स में से एक बन चुका है। यहाँ का सलमान फील्ड, जो कि आइलैंड से थोड़ा दक्षिण में है, पर्शियन गल्फ के सबसे बड़े ऑफशोर कॉम्प्लेक्स में शामिल है। मैपिंग के नजरिए से इसकी लोकेशन को ध्यान में रखना अत्यंत जरूरी है। भारत के अंदर वापस आए तो जम्मू और कश्मीर में लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर के ब्लॉक्स की दूसरे चरण की नीलामी की तैयारी हो रही है। साइंस और ज्योग्राफी दोनों से इसका गहरा रिलेशन है। लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। यहाँ एक फैक्ट बिल्कुल याद रखना है कि ये गोंडवाना संरचनाओं को छोड़कर लगभग सभी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में पाया जाता है। डेटा पॉइंट्स पर गौर करें तो भारत में लाइमस्टोन का सबसे बड़ा रिजर्व कर्नाटक के पास है, लेकिन अगर हम प्रोडक्शन यानी उत्पादन की बात करें तो राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है। इसका मुख्य उपयोग सीमेंट इंडस्ट्री और आयरन या स्टील मैन्युफैक्चरिंग में फ्लक्स के रूप में होता है। ज्योग्राफी से सीधे आगे बढ़ते हैं एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ सेगमेंट की तरफ और चलते हैं केरल के हरे भरे परिदृश्य में। इस पीडीएफ स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि हाल ही में केरल के कन्नूर जिले से पकड़े गए एक जंगली गौर को वायनाड के थोलपट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ा गया है। इसी वजह से ये सेंचुरी न्यूज़ में आई है। थोलपट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विशाल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक हिस्सा है। यहाँ मुख्य रूप से ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी के मामले में ये अत्यंत समृद्ध है, जहां हाथी, बाघ, पैंथर और मालाबार ग्रे हॉर्नबिल सहित पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इस पूरी घटना में जो जानवर फोकस में है वो है गौर, जिसे इंडियन बाइसन भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नाम बॉस गाउरस है और ये बोविडे फैमिली की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है। इसकी फिजिकल पहचान इसके कंधों पर उभरे हुए कुबर से होती है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में इसे वल्नरेबल यानी संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन और मानव अतिक्रमण की वजह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ रहा है, जो इनके अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अपने फाइनल कंटेंट सेक्शन की तरफ बढ़ते हुए चलिए एक अत्यंत रोचक सांस्कृतिक रिकॉर्ड और उसके बाद एक उभरती हुई हेल्थ इमरजेंसी पर नजर डालते हैं। 167.89 करोड़ रुपए, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये विशाल नंबर आजकल काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये कर्नाटक के एक बेहद पवित्र और प्राचीन सांस्कृतिक स्थल द्वारा 2025-26 में दर्ज किया गया अब तक का सबसे अधिक राजस्व यानी रेवेन्यू है। और वो स्थल है कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित प्रसिद्ध कुक्के श्री सुब्रमण्य टेम्पल। वेस्टर्न घाट्स के सुंदर नज़ारों के बीच कुमार पर्वता के पास कुमारधारा नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर भगवान सुब्रमण्यम को समर्पित है, जिन्हें कार्तिकेय या मुरुगन भी कहा जाता है। ये पूरे भारत में सर्प पूजा के मुख्य केंद्रों में से एक माना जाता है। आर्किटेक्चरल दृष्टि से देखें तो ये मंदिर अपनी जटिल स्तंभों और भव्य प्रवेश द्वारों के साथ शास्त्रीय द्रविड़ियन वास्तुकला शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है। साइंस और हेल्थ के क्षेत्र में एक बहुत ही चिंताजनक खबर है वैली फीवर के बारे में। हाल ही में कैलिफोर्निया में एक इंडियन टेक प्रोफेशनल की इस बीमारी से जुड़ी जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई। वैली फीवर, जिसे मेडिकली अक्यूट कॉक्सीडियोइडोमाइकोसिस कहा जाता है, एक फफूंदी यानी फंगल रोग है जो मुख्य रूप से हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। ये रोग कॉक्सीडियोइडीज नामक फंगस के कारण होता है। ये फंगस ज्यादातर मिट्टी में पाया जाता है और हवा के माध्यम से फैलता है। हेल्थ और डिजीजेस ट्रैक करने वालों को इस उभरते हुए हेल्थ रिस्क के बारे में जरूर पता होना चाहिए। चलिए, अब समय आ गया है आज के इस एक्सटेंसिव करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर से ग्रहण किए गए ज्ञान को टेस्ट करने का। देखते हैं कि हमने फैक्ट्स को कितने ध्यान से समझा है। पीडीएफ से लिया गया ये MCQ स्क्रीनशॉट। देखिए, सवाल है कि किन दो संस्थाओं ने मिलकर सेहत मिशन लॉन्च किया है जो कृषि और स्वास्थ्य को जोड़ता है। अगर इस एक्सटेंसिव विश्लेषण को ध्यान से फॉलो किया है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की इसी अनूठी पार्टनरशिप ने स्वस्थ भोजन, स्वस्थ कृषि और स्वस्थ भारत की नींव रखी है। जैसे कि हम आज के इस डीप एक्सप्लेनर को रैप अप कर रहे हैं, इस क्रिटिकल सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा कि कैसे क्लाइमेट चेंज के इस दौर में टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और एग्रीकल्चर का आपस में जुड़ना भारत की विकास यात्रा को एक नई मजबूती दे रहा है। ये पॉइंट्स मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।